नमस्कार दोस्तों, प्रदीप भारती जी जिनसे आज हम लोग बात करने वाले हैं, उन्होंने 12वीं की पढ़ाई करने के बाद वो दिल्ली चले गए रोजगार की तलाश में। पर वहाँ दर दर की ठोकर खाने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, स्वाभिमान के साथ ज़्यादा समझौता नहीं करना चाहिए और वो लौट करके फिर से बिहार आ गए। बगल में RU यूनिवर्सिटी में गए और देखा कि एक बी कीपिंग पर ट्रेनिंग चल रही है। तो प्रदीप जी ने सोचा कि नहीं, मुझे इसी पे कुछ आगे करना है। फिर उसके बाद 5 बॉक्स लिए। उसके बाद कुछ जानकारी के अभाव में 3 बॉक्स खत्म हो चुका था। तो उसके बाद फिर जो सफल पालक था उसके साथ 3-4 महीने रह करके और टेक्निक सब डेवलप करके फिर 10 बॉक्स लेकर के। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात, अधिकतर जो हमारे मधुपालक हैं, एक जब व्यवसाय शुरू करते हैं, कहीं से ट्रेनिंग लेते हैं और व्यवसाय शुरू करते हैं कुछ डिब्बों से, पर अधिकतर फेल होने के बाद उस डिब्बों को फिर से छोड़ देते हैं और दूसरे व्यवसाय की तरफ पलायन कर जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि वो लोग छोड़ देते हैं और आप 2003 से लेकर के 2019 तक इतने बड़े, आज आपने बताया लगभग 50-60 टन आप अपना बेचते हैं, उसके अलावा 5-10 टन आप दूसरे किसानों का भी लेकर के अपने इस ब्रांड जो आपका भारतीय ब्रांड है उसके तहत आप इसमें बेचते हैं, तो दूसरे लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? इसमें कुछ असफलताएं भी है। जो असफलता आदमी को आगे सीखने पे मजबूर कर देता है कि हम किस कारण से असफल हुए, और उस चीज़ को फिर मेंटेन किया जाए तो आदमी कभी भी असफल नहीं होगा। तो उसी असफलता को हम और आगे सीख करके उसको सफलता में परिवर्तन आपकी एक चीज पूछूं कि सफलता की जो आपकी कुंजी थी यहाँ तक पहुँचने का, जो दूसरे नहीं करते बट आपने उस चीज को किया, तो ऐसा क्या किया आपने? तो हमने किस कारण से असफल हुए एक ढूंढ लिए कि ये मैंने यहाँ गलती किया, फिर आगे उस गलती को मैंने नहीं दोहराया, फिर ऐसे आगे बढ़ते गए। जो हमारे दूसरे मधुपालक है वो अधिकतर प्रोडक्शन में रह जाते हैं, पर आपका जो पॉजिटिव चीज़ रहा, आप मार्केटिंग में भी उतरे। तो जब आप एक व्यवसाय शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोगों से जुड़ना पड़ता है, जैसे आपने डिब्बे कहीं से लिए और उसके बाद आपका जब एक बार मधु तैयार हुआ तो उसको कहीं आपको बेचना है, तो वो कैसे आपने एक मार्केट अपना डेवलप किया, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। शुरू से मानसिकता था कि लोगों को भी रोजगार से जोड़े, अधिक से अधिक ये करे। और शुरू में क्या था कि जिस कंपनी को माल देते थे उसका मोनोपोली होता था कि हम जो ही रेट लगाएंगे वही रेट में इसको बेचना पड़ेगा। तो उसको मोनोपोली को तोड़ने के लिए अपना ब्रांडिंग करके अपना मार्केट में प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश किए। इसके बारे में कैसे आप सोचते थे, कैसे आपने किया? तो इसके बारे में जैसे और सब कंपनी का देखते थे कि इस पर ये क्या है, इसका ये क्या है, ट्रेडमार्क क्या होता है, पेशेसाई क्या होता है, ये सब। जो उसके बाद पटना गए, वहाँ से भी जो इसका जो आदमी था जो डेवलप करने वाला, तो उस सबसे भी राय लेकर के, उस सब भी सारा राय दे करके तब इसको धीरे धीरे आगे अपना बढ़ाते गए। आपको क्यों लगा कि मार्केटिंग पे उतरना चाहिए? ऐसा क्या चीज़ था जो आपको मार्केटिंग में उतरना पड़ा? मार्केटिंग क्या रहता है, मार्केट का प्राइस एक फिक्स है कि इतना किलो बिकेगा, लेकिन जो रॉ हनी जो लेता है उसका कोई फिक्स नहीं है, आपका क्या लेगा क्या नहीं लेगा। कितना में हाँ, औसतन लेते हैं जो दूसरे लोग हैं, वो कितने में लेते हैं? औसतन 80 से 100 के आसपास ही रहा। 1 किलो जो रॉ हनी है उसमें जब हम हनी निकालते हैं या प्रोसेस करते हैं तो कितना निकलता है? उसमें 10% आपको ये प्रोसेसिंग में रॉ हनी शॉर्ट जाता है, 10%, और 1 किलो में 10 रुपया प्रोसेसिंग ये लगता है। कैसे लोगों को बेचना शुरू किया अपनी जो ये ब्रांड आपने बनाया है? पहले तो प्रत्येक दुकान से जाके अपना संपर्क किए कि सर ये मेरा भारतीय मधु है और सब कंपनी की अपेक्षा सबसे अच्छा, और हम लोग खुद अपना उत्पादन करके इसको पैकिंग करके ये करते हैं। और बड़ी कंपनी तो अपना उत्पादन करती नहीं है, और हम लोग खुद अपना उत्पादन करके पैकेजिंग करके ये मार्केट में आपको देते हैं। मेरा शुद्ध नेचुरल ऑर्गेनिक हनी है, तो इससे लोगों को और जिज्ञासा जगा कि इसका ही मधु क्यों नहीं बेचा जाए, जब ये अपने खुद पालन करके पैकिंग करके बेचता है। तो फिर उसके बाद जो भी हनी था, लीची का अलग, जामुन का अलग, सूरजमुखी का अलग, तुलसी का अलग, अलग अलग लोग मेरे हनी को खा के चख के और अधिक से अधिक अट्रैक्टिव हुआ। जो कंज्यूमर है, जो आपकी हनी को कंज्यूम कर रहा है, जो आपका कस्टमर है, उसके लिए बातें तो समझ में आती है, पर जो बेचने वाला है, जो रिटेलर है, होलसेलर है,
उनको आपने कैसे पकड़ा? तो जैसे और सब कंपनी जैसे 12 से 15% देती थी मार्जिन, अधिक से अधिक यही था, तो उसी तरह से हम भी उसी को 20 से 30% मार्जिन पे स्टॉकिस्ट को दे करके फिर वो रिटेलर को दे करके। तो एक चीज़ बताइए कि मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ, जैसे ये आप इसमें 10 रुपए की भी ये छोटा पैक है, ये एक आपका 50 ग्राम का पैक है, ये 10 ग्राम का है, 25 ग्राम का है। तो ये आपने डिफरेंट पैकिंग क्यों की है? ये छोटा छोटा पैकेजिंग आपने किस चीज़ को अब ध्यान में रख के किया है? जिसको 10 रुपया का भी चाहिए तो 10 रुपया दे के भी अपना ले सकता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में जी, पूजा में भी पूजा में भी और बच्चों को देने में भी यूज जी, होता है। तो जी, यदि 10 रुपए भी है तो वो हनी पूजा वगैरह के लिए, बट 100 जी, रुपए नहीं जी, खर्चा कर जी, सकता, जी। पर 10 रुपए खर्चा कर खर्च सकता है। तो करके- आपने उस जो मार्केटिंग का जो एक सेगमेंट है उसको भी आपने ध्यान में रखा जी, है। जी। और आपने 1 किलो की 1 केजी की भी पैकेजिंग किया, जी। हाफ केजी की भी किया, तो डिफरेंट पैकेजिंग को आपने जी, किया। मार्केट में जी। मैं ये कहूँ कि पूरे बिहार में या पूरे इंडिया में आपका ये जो प्रोडक्ट है, जो भारती मधु है, इसको ले जाने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या करिएगा? तो ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू इस सब बिजनेस को पूरे इंडिया लेवल में अपना। तो जब इंडिया लेवल पे ले जाएंगे तो अभी आप जैसे 50 टन है तो वहाँ पे बहुत आवश्यकता होगी, बहुत क्वांटिटी की आवश्यकता होगी। तो अभी आपके पास जैसे 1000 डिब्बे हैं, तो आप इसको कैसे क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे? जैसे अभी जो हनी जैसे बड़ी कंपनी 80 से 100 के बीच में खरीदती है दूसरे किसानों से, तो ये 100-150 रुपया का जो मार्जिन है, तो हम ये सोच रहे हैं कि जो भी किसान है उसको अपना हम 10% प्रॉफिट ले करके और जो भी प्रॉफिट होगा और सब किसानों को दे करके इसको एक बहुत लार्ज स्केल पे ले जाना चाह रहे हैं। तो इस तरह करके आप एक नेटवर्किंग डेवलप करेंगे जिससे कि जो हमारे दूसरे मधु पालक हैं वो इस बिज़नेस को बहुत उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है क्योंकि उनको सही मार्केट नहीं मिलता है। तो आप एक तरह उनको मार्केट देंगे और इससे आपका एक स्केल बहुत ऊंचाई तक जाएगा। स्केल जी 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 जी। और क्या आप नया करने वाले हैं आगे आने वाले समय में? मधु से ही उत्पादित जो भी है, जैसे हाँ जी, ये आपने बताया, ये क्या है? ये हनी बी पोलैंड है। हाँ हाँ, कितने रुपए का ये मिलता है? ये तो अभी 2000-2500 रुपये केजी का ये है। हाँ 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 जी। तो ये कौन लोग खरीदते हैं, कहाँ और बेचते हैं? ये शरीर के लिए, खाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। शरीर में हाई एनर्जेटिक डेवलप करता है बी पोलैंड, तो इससे खाने से भी शरीर में काफ़ी ऊर्जा डेवलप तो इसको होता है। किसको कहाँ बेचते हैं इसको आप? तो इतना पैसा तो देने वाले बहुत जो बड़े लोग हैं वही करेंगे, तो ये कहाँ पे, किस मार्केट में बेचते हैं? इस सब को अभी प्रचार प्रसार करके जो सब होता है उस सबको 100 ग्राम का अभी जैसे 300 रुपया रखे हुए हैं, तो उस ढंग से ऐसे करके छोटा छोटा पैक करके ये बिक जाता है। अभी आप इसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं? अभी तो प्रोसेसिंग मैनुअल ही कर रहे हैं। उसके बाद इतना बड़ा 50 टन को मैनुअली करने में बड़ा मेहनत लगता होगा। उसके बाद वहाँ से सबोर से आप करवा के लाते हैं। तो अगला क्या आप प्रोसेसिंग प्लांट अपना डेवलप कर रहे हैं, खरीद के उसको लगवा रहे हैं सारा। और इसकी जो पैकेजिंग वगैरह है, इसके लिए कोई मशीनरी है, कैसे करते हैं? हाँ, इसका मशीन और है ये सारा। ये भी हैंड ऑपरेटेड मशीन है, मतलब हाथ से करते हैं कि कोई पैकेजिंग के लिए ऑटोमेटिक वाली जो मशीन? कुछ ऑटोमेटिक भी है जी, मशीन सब भी है। अंतिम सवाल जी, ये जो हनी है जिसको हम लोग अमृत भी कहते हैं, जी, इसके बिजनेस से पहले बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं मार्केट में। जी। डाबर हो, झंडू हो, जी। पतंजलि है, बड़े बड़े ब्रांड हैं। जी, आपका ये जो ब्रांड अब धीरे धीरे मार्केट की ओर बढ़ रहा है, जी। जब भी एक प्रोडक्ट एक कंज्यूमर खरीदता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को, क्योंकि पैसे में बहुत अंतर नहीं है, जी, तो ये आपका जो हनी है दूसरे की हनी से जी। किन चीज़ों से डिफरेंट है? मैं बिजनेस भाषा में हम लोग उसको यूएसपी कहते हैं। तो आपकी यूएसपी, आपकी हनी की क्या है जो दूसरे लोगों में नहीं है मगर आप में है? तो मेरा जो हनी है खुद अपना उत्पादन करके और खुद मार्केट में देते हैं। इसमें कोई भी केमिकल, किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक हनी है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे युवा हैं, देखिए बहुत से, कई बार आप कहते हैं कि बहुत अच्छा जो बोलने वाला है, बहुत जो पढ़ा लिखा है, बहुत जिसका एक्सपोजर है वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है। बट आपने एक ऐसे सक्सेस की आज कहानी देखी जिन्होंने एक छोटे से गांव से चल करके और इतना बड़ा जो आज बिज़नेस है जिसका 50 से 60 लाख रुपए मुनाफा है, मैं कहूँ वैसे बिज़नेस को शुरू किया है।
और अगला जो उनका टारगेट है, एक नए मुकाम तक हासिल करने की जो सोच है, जो एक इनका विजन है, उनसे बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं और इस दिशा में भी आप सोच सकते हैं। धन्यवाद। आपने प्रदीप जी की कहानी देखी और उसमें क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पहला, उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनका ये उद्यम शुरू हुआ, सबसे बड़ा जो मुख्य कारण था वो लाइफ क्राइसिस। दूसरा, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। तीसरा, जो एक वैल्यू चेन थी उसमें बहुत सारी इनएफिशिएंट माल प्रैक्टिसेस थी, उसको उन्होंने दूर किया और डायरेक्ट मार्केट को अप्रोच किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने से बताना है और अपनी जो यूएसपी है उसके बारे में बताना है। अब प्रदीप जी से जो एक मुख्य बात सीखने वाली है कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेवलप करने की आवश्यकता पड़ती है। और आप देख रहे थे कि प्रदीप जी ने जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो डिफरेंट साइजेस बनाए हैं, 10 रुपये से लेकर के और 250 रुपये जो 1 kg का वो मधु बेच रहे हैं, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए। तो डिफरेंट मार्केट के जो सेगमेंट हैं सबके लिए उन्होंने प्रोडक्ट तैयार किया है। बोले साहब, जो केवल पूजा के लिए या बच्चों के लिए शहद यूज करते हैं उसके लिए भी, और जो खाने के लिए यूज करते हैं उनके लिए भी, और जो पैसे वाले हैं उनके लिए भी, और जो गरीब हैं उनके लिए भी। दूसरे बात, उन्होंने अब इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई। शुरुआत में पहले अपने से अप्रोच किया, अब वो ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। पर साथ में उन्होंने कहा कि सर, जो मधुपालक हैं वो इसलिए सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं कि जो बड़ी कंपनीज हैं उनको कहीं ना कहीं कम रेट देती हैं, और उनका टारगेट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मधुपालक हैं उनको पैसे दे सकें, जिससे कि जो होल वैल्यू चेन है सब लोग कहीं ना कहीं प्रॉफिट फील करें। और आप लोगों ने देखा मुख्य बात कि उन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई भी किया। जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं बी कीपिंग से जो निकल करके आते हैं, उन्होंने पोलन भी शुरू किया। उसके बाद उनका जेली का भी टारगेट है, और मोम भी बनाते हैं, उससे बिस भी बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो जो डिफरेंट पोर्टफोलियोज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसको तैयार किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रदीप जी से सीख सकते हैं। एक छोटे से गांव से, एक गरीबी से उठ करके इतना बड़ा उद्यम उन्होंने खड़ा किया, और आगे भी जाने के लिए उनके पास एक स्ट्रेटजिक विजन है। तो उनसे बहुत सारी बातें सीखी जा सकती हैं। धन्यवाद।